नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे, एक तरह से हम कहें कि सीक्वेंस है। पहले पुलवामा हुआ, फिर बालाकोट, और अब बात कर रहे हैं हम पहलगांव की। दरअसल ये तीन ऐसी जगह हैं जहां आतंकवाद ने सिर उठाया था, और उसके चलते देश भर में पूरे भारतवासियों में गुस्सा था। और सबसे ख़ास बात और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये तमाम घटनाएं जब भी हुई, पूरा देश एकजुट खड़ा दिखाई दिया। पुलवामा के बाद पहलगांव की बात करें तो यहाँ भी 3 दिन से देश में बहुत गुस्सा है, दुख है और घटना को लेकर पीड़ा है। लेकिन साथ में इस बात की भी एकता है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी, पूरा देश उसके साथ है। कल तक सरकार की खिलाफत करने वाले ऐसे लोग जो कट्टर विरोधी थे एनडीए सरकार के, नरेंद्र मोदी के, लेकिन आज वो सब एक साथ खड़े हैं। और यही भारत की ताकत भी है और भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन शायद ऐसे भी कम देश है जहां संकट के समय देश में एकता ना दिखती हो, और वो देश अक्सर ख़त्म होते हुए हमने देखे हैं। लेकिन आज हम इस पर भी बात करेंगे कि देश भर में एकजुट होने का सिलसिला जारी है। बयानबाजी के बाद लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आतंकवाद के पत्ते जला रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात हो रही है। और साथ में सबसे खास बात यह कि जो अल्पसंख्यक हमारे मुस्लिम भाई, जो अक्सर निशाने पर रहते हैं जब देश में शांति होती है, कि वो देश के मामले में उतने गंभीर नहीं है जितने दूसरे वर्ग। लेकिन भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ के मुसलमानों ने इस बात की सरकार को ताकीद की है कि हमको आप पाकिस्तान बॉर्डर पर भेजिए, हम ये साबित करेंगे कि भारत का मुसलमान देशभक्त है। इसके साथ साथ ये भी हुआ कि शंकराचार्य जी जो हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि आप आस्तीन के सांपों को भी बाहर निकालें, क्योंकि ये मौका है जब ये आस्तीन के सांप हमें दिक्कत दे सकते हैं। इसके अलावा एक और घटना हुई है इंदौर में। एक ऐसे व्यक्ति ने इस घटना को लेकर, पहलगांव की घटना को लेकर दुखी हो गया, और उन्होंने इस्लाम को त्याग कर सनातन को अपनाया। यहाँ खास बात यह है कि जिन्होंने इस्लाम को त्यागा है, ये इसके पहले हिंदू हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया, और पहलगांव की घटना के बाद से वो पुनः अपने धर्म में उन्होंने वापसी की है। तो यहाँ धर्म का सवाल नहीं है, सवाल इसका कि हिंसा से वो इतने दुखी हुए कि वो अपने धर्म में वापस लौट आए। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, और जो दरगाह है वहाँ पर उन्होंने भंडारा भी किया। तो इस समय सब एक रंग में है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयंत सिंह तोमर जी। जयंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते राजेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाह रहा है, क्योंकि दोनों साथियों के तो चेहरे दिख रहे हैं। नागेंद्र जी भी हमारे सामने है स्क्रीन पर, और राठी जी भी। आपकी चूंकि आवाज़ है, तो हम सोच रहे हैं कि आवाज़ के साथ आपके विचार भी हमको पता चलें। पहलगांव ने पूरे देश को एकजुट तो कर ही दिया, और एकजुट दिखा भी दिया है। इस पर आपकी राय, क्योंकि देश भर में हर राज्य से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हम सब एकजुट हैं, और सरकार जो भी कदम उठाएगी उस पर हमारा पूरा समर्थन है। आप इसे कैसे देखते हैं? जी राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहलगाम के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है, और भारत ने जिस तरह की अपनी रणनीति बनाई है उस पर भी विचार होना चाहिए कि ये जो रणनीति बनाई है कि सिंधु जल समझौता है, उस पर वो अपने ढंग से कार्रवाई करेंगे, और फिर वो जो आवागमन और व्यापार को जिस तरह से बंद किया, दूतावासों से जिस तरह से दोनों तरफ से कर्मचारियों की को कम किया गया है, तो ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन क्या ये फौरी मुद्दे हैं और इनका दीर्घकालिक कुछ परिणाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये एक विचार का विषय है। पाकिस्तान की तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि सिंधु जल विवाद को वो विश्व बैंक के सामने चुनौती देगा, तो ये सोचने वाली बात है कि नदी और बांधों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके ट्रिब्यूनल हैं, लेकिन वो कितने कारगर हैं, कितने सक्रिय हैं, ये कह पाना मुश्किल है। अन्यथा आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया अपने मनमाने ढंग से सब कुछ करता चला जा रहा है, और उस पर कहीं कोई उस तरह की पाबंदी कोई लगा नहीं पा रहा है। तो आज भारत के ऊपर जो संकट है, इस तरह का संकट,
जिसके कारण अक्सर हम देखते हैं कि वो एक विभाजनकारी राजनीति का स्वरूप लेता है। तो ये एक सुखद बात है कि भारत में जो पूरा भारतीय समुदाय एकजुट है और इसको विभाजनकारी राजनीति का शिकार नहीं बनेगा। मुद्दा ये है कि ये जो हिंसा हुई है इसका कारण क्या है। धारा 370 एक कारण है, हो सकता है। और गृहमंत्री जी ने जो कहा है कि इतने वर्षों तक अगर हमने शांति कायम रखी है और कहीं चूक हो गई है तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। कुल मिला के ये है कि अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। जयंत जी, दरअसल 370 अगर इस हिंसा की वजह है तो 370 नहीं हटने के पहले भी कश्मीर में हिंसा होती रही है और 370 हटने के बाद तो हिंसा घटी थी। और ये मुझे लगता है कि जब से 370 हटी है तब से ये एकमात्र बड़ी घटना है और ये घटना को 370 से जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन 370 जब नहीं हटी थी, 370 जब मौजूद थी, तब इससे ज़्यादा कश्मीर में हिंसा हो रही थी, ज़्यादा आतंकवाद था। तो मुझे लगता है कि ये इस धारा के बारे में तो नेहरू जी भी बोल गए थे कि ये धारा अपने समय के हिसाब से घिसते घिसते एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो 75 साल में ये ख़त्म हुई तो हमें लगता है कि थोड़ा देर से ख़त्म हुई, ये जल्दी भी ख़त्म हो सकती थी। हिंसा की वजह अगर ये धारा है तो मुझे लगता है कि 100 बार हिंसा हो लेकिन ये धारा अगर हटी है तो हटी ही रहेगी, ये वापस नहीं लौटेगी, क्योंकि हिंसा के बहाने बहुत सारे हो सकते हैं। अब वक्फ की बात भी लोग कर सकते हैं, 3 तलाक के मुद्दे पर भी हिंसा की बात कर सकते हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ भारतीय देश के भीतर की हिंसा का नहीं है, ये बाहर से कराई जा रही हिंसा है। ये प्रॉक्सी वार का हिस्सा है, जिसके में एक पाकिस्तान के मंत्री ने भी कहा है कि हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे थे अमेरिका के कहने पर, इस आतंकवाद से हमको भी बहुत नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर इससे इन चीज़ों से जोड़ कर देखेंगे, देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि सतही होगा। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, आपका स्वागत है। और देश में एकता बढ़ चढ़कर नज़र आ रही है। लोग कहते हैं कि अगर कोई ईमानदार है तो उसको ईमानदार दिखना भी चाहिए। वैसे हम कह सकते हैं कि अगर देश में एकता है तो एकता नज़र भी आनी चाहिए। आपकी राय? इस बीच में कुछ ऐसे भी सुर निकले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि जो सिंधु जल संधि की बात है, एक कहावत है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। अगर 3 बार के युद्ध में भी सिंधु जल संधि को भारत ने नहीं रोका था तो ये भारत की सदस्यता थी, पाकिस्तान का हक नहीं था। क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत के भीतर आकर इस तरह से निर्दोषों को की हत्याएं कराएगा तो फिर से सिंधु जल संधि से भी कोई बड़ी संधि अगर तोड़ने की जरूरत पड़ेगी देश हित में तो वो तोड़ी जानी चाहिए। आपकी राय? देश की एकता, अल्पसंख्यक वर्ग का जो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, इस पर आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, इस समय पूरा देश जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर 140 करोड़ देशवासी भारतीय के रूप में अपना परिचय दे रहे हैं। ना सिर्फ भोपाल में, दिल्ली के जामा मस्जिद में, लखनऊ में, मुंबई में, जयपुर में, सभी जगह अल्पसंख्यक समुदाय ने ये जताया है कि वो भारतवासी हैं और भारतीयता उनकी एकमात्र पहचान है। तो इस मामले में एक बड़ी बात ये कही जाएगी कि निंदनीय और कायराना घटना घटी है, इसके बारे में जरूर कहा जाएगा कि अब वक्त आ गया है कि पर्दे के आगे वाले नहीं, पर्दे के आगे जो ऐसे कुकृत्य करते हैं उनका तो कई बार फन भारत कुचल चुका है, लेकिन अब की बार जो जरूरत है वो ये है कि पर्दे के पीछे जो है ना कठपुतली का खेल खेलते हैं, उनका फन कुचलने का वक्त आ गया है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से तो अब ये वक्त आ गया है कि एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, दोबारा तय होनी चाहिए, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा हो। और जैसे हमने बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किया था, वैसे पाकिस्तान का खंड, अलग अलग खंड किए जाए। आप एक चीज देखिए, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई और पाक सेना का हाथ है, ये ऐसे सबूत भी आने लग गए हैं। पाकिस्तानी सेना के बारे में मशहूर है कि पाकिस्तानी सेना चुनाव जीतने में तो बड़ी सिद्धस्त है, लेकिन वो कभी वार नहीं जीतती, उन्होंने युद्ध नहीं जीता। दरअसल बात क्या है कि 55 साल हो गए और 55 साल में 2 पीढ़ियां आ जाती हैं, तो शायद वो 2 पीढ़ियां आने की वजह से पाकिस्तान ये भूल गया है कि 1971 में उनके 96,000 सैनिक और कमांडरों ने घुटनों के बल बैठ के
भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था, उन्हें ये बात दोबारा याद दिलाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय। और इससे इतर जो बात है वो आप एक चीज को में ध्यान रखिए कि हमें अब वक्त है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से कुछ बड़ा करने की जरूरत है। हाँ, इसमें समय लगेगा, रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, आर्थिक मोर्चे पे सोचना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन लेना पड़ेगा, लेकिन अब वक्त है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला जो ये नासूर हमें मिलता जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं तो खात्मा होना चाहिए, इसका कहीं ना कहीं तो अंत होना चाहिए ना। ये तो अनंत काल तक ऐसा चलता रहे ये भी संभव नहीं है। आप देखिए दुनिया के हर देश की खूबी होती है, कोई अपने प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से जाना जाता है, कोई अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है, कहीं खनिज मिलते हैं उनकी वजह से जाना जाता है, कहीं पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान क्या है? मात्र एक पहचान है कि वो आतंकवाद को पैदा करने वाली नर्सरी है जिसमें आतंकवादी पैदा होते हैं। इसके अलावा और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इस समय कोई पहचान नहीं बनी है, और हमें वो जहां से आतंकवाद पैदा होते हैं उस धरती को बाज करने की जरूरत है, और ऐसा माकूल जवाब देने की जरूरत है कि पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियां पाकिस्तान की ये याद रखे कि वो भारत की तरफ आंख भी उठा के ना देख पाए। मेरी तो यही मंशा है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये लगभग देश की बहुत सारे हिस्सों से आई हुई जो आवाज़ें उसको आपने एक तरह से सुर दिया है, स्वर दिया है। लेकिन राठी जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि वो कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इससे हमें और माने भारत को नुकसान हुआ है। लेकिन जहाँ तक बात हो रही है कि इस पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, निर्णायक कार्रवाई की ज़रूरत है, तो हम पहले भी कहते रहे कि युद्ध की बात करना आसान है, युद्ध जब होता है तो उसकी कहानियाँ सुनने में भी बड़ा आपको रुचिकर होता है, लेकिन जब युद्ध होते हैं तो फिर उसकी स्थिति बड़ी भीषण होती है और दर्दनाक होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है कि युद्ध करने के साथ युद्ध को जीतना, ये रणनीति के साथ साथ जो आर्मी काम करती है ज़मीन पर, ग्राउंड पर, उसके भी बहुत सक्षम होने की ज़रूरत है। तो इस बार का जो मामला है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपने देश को बेचने का सिलसिला शुरू किया है। उसने कुछ हिस्सा लीज पर चीन को दे दिया है, अभी कुछ हिस्सा जो है वो अमेरिका को लीज पर देने वाला है, जहाँ खनिज, बहुमूल्य खनिज है। तो अब वो देश को बेचने की तैयारी नहीं बल्कि हिस्से को बेचता जा रहा है। ऐसे में भारत को जो पीओके है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये इस घटना ने इस पीओके के मामले को और भी ज़्यादा गर्म कर दिया है। मुझे लगता है कि अब सरकार की तैयारी इस बात पर होगी कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है उसको वापस लेने की ज़रूरत है। और ये कहना तो बहुत आसान है कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर के देश हैं, लेकिन भारत को ये बात भी छोड़नी पड़ेगी कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पर हमला होता है परमाणु बम का तो आप कह दीजिए कि अब हमें को इससे भी एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि अगर देश खतरे में आएगा तो हम इस पावर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी एक तरह से देश की कमजोरी बताता है। अब उस चीज़ में कोई मतलब नहीं बचता कि भारत बहुत ही शांतिप्रिय देश। आप देखिए कि जितने देश आक्रामक हैं, अमेरिका अपने हितों की बहुत चिंता करता है, रूस अपने हितों की चिंता करता है, इजराइल अपने हितों की चिंता करता है, चीन अपने हितों की चिंता करता है। हम एक शांति का ऐसा नारा लेकर बैठे हैं कि जिसमें हमें 75 साल में नुकसान ज़्यादा हुए हैं, फ़ायदे कम हुए। युद्ध जीते, ज़मीनें वापस कर दी, पाकिस्तान की सेना ने समर्पण किया, वो क्षेत्र वापस लौटा दिए। तो मुझे लगता है कि इस पर भी सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। आपकी राय? देखिए, इस वक्त पूरा देश जो है इस दुख के घड़ी में और इस बदले की कार्रवाई हेतु एकदम हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा पूरा देश, पक्ष विपक्ष, राजनीतिक दल जो भी हैं, सभी आम जनता से लेके राजनेता तक, और उन पे पूरा भरोसा और उनकी कैबिनेट पे पूरा भरोसा करके बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला बहुत जल्द हम सबको भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी इस बड़े निर्णय, और इसमें सिर्फ हमारा देश ही नहीं, इस वक्त पूरा विदेश भी, अमेरिका, चीन से लेकर सारे राष्ट्र भी हमारे समर्थन में ही नजर आ रहे हैं, चाहे दिखावटी हो लेकिन हमारे समर्थन में है। और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रयास होगा इस बार जिससे जड़ से आतंकवाद खत्म ही हो जाएगा। और एक बार खत्म हो गया तो पूरे दुनिया को आतंकवाद से राहत मिलेगी, मतलब हमारे देश को ही नहीं पूरे दुनिया को मिलेगी, क्योंकि आतंकवाद कहाँ से हो रहा है पूरे दुनिया को मालूम है, और वही खत्म करना है। और हो सकता है कि
सारे देश भी हमारे साथ वैसे भी दिख रहे हैं, और वो एक बहुत अच्छा कोई कूटनीतिक निर्णय और बहुत आक्रामक निर्णय भी हम जल्द से जल्द देखेंगे। और यही उम्मीद पूरी देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री से करती है और उन पर पूरा भरोसा रख के करती है। राठी जी, दरअसल ये जो उम्मीद है, इस उम्मीद के चलते भी सरकार पर बहुत दबाव है। ये जो जन भावना का दबाव है कई बार गलत फैसले भी कराता है, तो सरकार से बहुत परिपक्व फैसला करने की ज़रूरत है। युद्ध शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन युद्ध ख़त्म करना फिर आपके हाथ में नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, 3 साल होने आ रहे हैं, अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमास ने सोते हुए शांत इजराइल पर हमला किया, रात में जब लोग जश्न मना रहे थे, वो जब उसका पलटवार इजराइल ने किया, वो स्थिति अभी भी खत्म नहीं हुई है। वो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने हमास को लेकर कहा है कि हमास कुत्तों की औलाद है। आप देखिए कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा है कि हम ये आतंकवाद का गंदा काम 30 साल से कर रहे हैं। वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम आतंकवाद का काम कर रहे हैं और इसकी हमने भी बड़ी कीमत चुकाई है। तो दरअसल ये जो बातें हैं, इसको लेकर पाकिस्तान जैसे देश के मंत्री भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये आतंकवाद हमने शुरू किया और इसको हम भुगत रहे हैं। तो ऐसे में ये मौका भी है, दस्तूर भी कहता है कि इस पर एक ऐसा वार हो जो निर्णायक हो, लेकिन बहुत समझदारी का हो, जिससे कम से कम नुकसान हो और नतीजे बेहतर से बेहतर आए। जयंत जी, आपकी राय? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने राघवेंद्र जी कि कम से कम नुकसान हो और नतीजे बेहतर आए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन आप किस तरह से जुटाते हैं, भारत किस तरह से जुटाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से सबको संतुष्ट करता है। ये जो कार्रवाई है पाकिस्तान के स्तर से हो रही है, निरंतर होने वाली कार्रवाई है और इसके कारण समूचे दक्षिण एशिया में अशांति फैली हुई है। हम ये मानते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर युद्ध की स्थिति निर्मित होती है, अगर वो परमाणु हमले तक नहीं जाए, तो उम्मीद ये करते हैं कि रूस भारत का साथ देगा और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चीन पाकिस्तान के समर्थन में रहेगा। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में, रूस और चीन के बीच में युद्ध की स्थिति नहीं आएगी। तो अब बात है कि परमाणु युद्ध की बात हो रही है कि परमाणु बम वो तो दोनों के पास ही है, लेकिन उस स्तर तक बात नहीं जाए। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शक्तियां हैं उन्हें भी तय करना चाहिए और ये इस प्रकरण को कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल जैन जी, दरअसल भारत को इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना समर्थन आज मिल रहा है उतना भूतकाल में कभी नहीं मिला। चाहे मामला 1971 के युद्ध का हो, चाहे कारगिल वार का हो, लेकिन इतना समर्थन देश को जो आज मिल रहा है वो कभी नहीं मिला। रूस और अमेरिका जैसे देश भी भारत को समर्थन कर रहे हैं। चाइना का आपने कह दिया कि वो शायद पाकिस्तान के साथ जा सकता है, लेकिन एक परमाणु बम के मुद्दे पर कितना आप पाकिस्तान से डरेंगे? इसकी सीधी सी बात है कि अगर वो डरा रहा है तो उस पर इतनी कठोर कार्रवाई हो कि वो अगर ये हमला करने की सोचता भी है तो पूरा पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाए। ये बातें धमकियों की है। आप देखिए कि हमास बहुत धमकी दे रहा था, घुटनों के बल आ गया। इसके बाद जो दूसरे हिजबुल्लाह की बात हम करें, जब पिटाई तगड़ी होती है तो फिर परमाणु बम भी बहुत काम नहीं करता, क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि हमने ये बम कोई खेलने के लिए नहीं बनाया। तो भारत के पास भी बहुत सारे परमाणु बम हैं, हमने भी खेलने के लिए नहीं बनाए। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह जानता है कि जितना इस मुद्दे पर वो ब्लैकमेल कर सकता है पूरी दुनिया को, वो कर सकता है। लेकिन सबसे अच्छा काम यही कि कठोर और जिसे कहते हैं बहुत ही संयमित कार्रवाई अगर होगी पाकिस्तान पर, तो ये भी जो एक तरह से उसने बना रखा हुआ कि परमाणु बम है, ये भी मुझे लगता है कि बेअसर होगा। सीधी सी बात है कि कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी भीतर से डरा हुआ है। पिछली बार की मैं एक लाइन और जोड़ूंगा, जब अभिनंदन हमारे MiG-21 के पायलट वहाँ जाके POK में उनका प्लेन क्रैश हुआ था, जब उनको पकड़ा गया था, तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से उनको रिहा किया गया था तब भी पाकिस्तान परमाणु संपन्न शक्ति था। ऐसा नहीं कि तब नहीं था, लेकिन उनको मालूम था कि अगर हमने एक बम फेंका तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी वो सब जानते हैं। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बताने की ज़रूरत है कि इसके भरोसे आप हमको बहुत ब्लैकमेल नहीं कर सकते। नागेंद्र जी, आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, देखिए, जाने अनजाने पाकिस्तान ये हरकत तो कर बैठा, लेकिन वहां की सेना और वहां के नेताओं का बयान
और वहाँ पे जो नेता रहे उनके बयान ये दर्शा रहे कि पाकिस्तान कितना दबाव में है और वो डरा हुआ है, उससे ये निश्चित तौर पे पता है कि उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी। हाँ, और भी बहुत, युद्ध अंतिम विकल्प है, लेकिन युद्ध से पहले और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप हमारी जल सेना अपनी सीमाओं के अंदर अगर मूवमेंट को बढ़ाए, वायु सेना अपनी मूवमेंट को बढ़ाएगी, अलग अलग कोरों के जवानों की छुट्टियां कैंसिल होगी, युद्धाभ्यास की तैयारी सीमा अपनी सीमा के भीतर होगी, तो ये पाकिस्तान पे एक और बहुत बुरी तरह दबाव बनाई जाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। और पाकिस्तान को ये पता है कि आज या नहीं तो कल, क्योंकि भारत अब एक सबल, समर्थ और मजबूत राष्ट्र है, उसे ये पता है पाकिस्तान को कि निश्चित तौर पे भारत अपने इन निर्दोष नागरिकों के साथ जो किया गया है उसका बदला लेगा ही लेगा। और एक आखिरी लाइन में जरूर कहूंगा कि क्योंकि इस समय की बात है, जो जनभावना है वो यही है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तो तटस्थ रहने की तो अभी कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है राघवेंद्र जी। इसमें कोई शक नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें अब क्लियर हो जाएंगी इस पूरे मामले में। अगले 15 दिन में, 20 दिन में जो भी कार्रवाई होगी वो बड़ी मजबूत होगी और मुझे लगता है कि बहुत सटीक होगी। इसमें जो कुछ घटना हो रही है वो ये कि अब ये देश ना तो 1971 का है ना 1999 का जब कारगिल युद्ध हुआ था। अब भारत बदला हुआ है और पाकिस्तान भी अब पहले वाला पाकिस्तान नहीं है। वो कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगता है, उसको तनख्वाह बांटने के लिए भी दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है। मुझे लगता है कि एक मौका ऐसा है कि जिस पर आप वार करेंगे तो पाकिस्तान कई दशकों तक के लिए मुझे लगता है कि खड़ा नहीं हो पाएगा। राठी जी, आपकी राय? ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं बहुत गंभीर स्थिति में है। हम सरकारों पर यह कहकर दबाव नहीं बना रहे कि सरकार जल्दी युद्ध करे। सरकार तो अपने हिसाब से तय करेगी। जो सेना अध्यक्ष हैं, जो सैनिक विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ है, वो कार्रवाई करेंगे। जो कूटनीति के एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, वो पूरी दुनिया से भारत को समर्थन इकट्ठा करेंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि कार्रवाई होगी। लेकिन इस बार कार्रवाई तितरफा होगी, 3 तरफा। हवाई हमले भी होंगे, समुद्री हमला भी होगा और उसके बाद फिर जो इंडियन आर्मी है वो फिर पीओके पर अपनी कार्रवाई करेगी और उसको अपने कब्जे में लेगी। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल पूरे दुनिया का समर्थन मिलना है और हमें पाकिस्तान के साथ जो व्यापार है वो ख़त्म करना है, बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। मेरे ख्याल से इस ओर सरकार बढ़ चली है। और मैं एक और निवेदन सभी देशवासियों से भी करना चाहूँगा कि जो विरोध का जो तरीका है इसमें, और हम साथ में एक अपना समर्थन अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के राष्ट्रपति की ओर समर्थन का और पत्र भी हम हजारों लाखों करोड़ों दस्तखत करा के भेजें, और वो जब मीडिया में जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, जब 140 करोड़ लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दबाव बनेगा, तो चाहे चीन हो चाहे कोई देश हो, उसको अपने आप ही दबना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने बंद कर दिया, अगर हमने विदेशी सामान खरीदना बंद कर दिया तो चीन की भी हालत खराब हो जाएगी। तो चीन इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो, क्योंकि उसके तो बहुत बड़े खरीदार, उसके प्रोडक्ट्स के खरीदार हमारा देश भी है। तो मुझे ये लगता है कि हम पूरे एकजुट जैसे हैं आज और हमेशा ही रहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि देश की जब भी बात होती है तो देश प्रथम है हमारे लिए, और इस पे हम समर्थन के पत्र हमारे राष्ट्रपति को, हमारे प्रधानमंत्री को भेजें और उसका प्रचार इतना करें कि पूरे विश्व को ये आवाज़ गूंजे कि हम पूरा देश उनके समर्थन में है, 140 करोड़ जनता उनके साथ है, और हम जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उसका ईंट से ईंट बजा के जवाब देंगे। ये भी हम कह सकते हैं कि भारत अब आर्थिक शक्ति भी है और दुनिया का चीन के बाद सबसे बड़ा बाजार भी है। इसलिए दुनिया के जितने भी देश हैं जो सामान बेचना चाहते हैं, हथियार बेचना चाहते हैं, भारत के बिना उनका गुजारा संभव नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि देश एकजुट है। बहाना भले ही पहलगाम है, लेकिन ये एकजुटता देश के लिए बड़ी लाभकारी भी होगी, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जयंत जी, आपका बहुत साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका धन्यवाद। राठी जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।